हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग इस कोविड की सिचुएशन में अपना ध्यान रख रहे होंगे। और हमारी जो स्पेशली यंग ऑडियंस है उनसे मेरी अपील है कि जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको समझाएं कि इस वायरस को सीरियसली लें, साथ ही जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करें और जब भी आप लोगों को मौका मिलता है वैक्सीनेशन करवाएं। याद रखें, आज की सावधानी ही सुनहरा कल लाएगी। दोस्तों, ये है हमारी अर्थ और अर्थ में जो ये आपको जितना भी गोल्डन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये है एशियन कॉन्टिनेंट। दोस्तों, ये जो वर्ड है एशिया, इसका मतलब होता है सनराइज। आपको पता है कि जो सन है वो राइज करता है ईस्ट से और जो एशिया है वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। ये वेस्टर्न पोर्शन हो गया अर्थ का, ये ईस्टर्न पोर्शन हो गया, इसीलिए शायद इसको ये नाम दिया गया। आप सभी को पता है कि ये कॉन्टिनेंट जो है एशियन कॉन्टिनेंट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, साथ ही ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी है। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो वर्ल्ड की जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से 4 कंट्रीज जो हैं वो एशिया की हैं। नंबर 1 पे आ गया चाइना, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया और नंबर 5 पर पहले ब्राजील हुआ करता था लेकिन अब 2021 में पीछे कर दिया है पाकिस्तान ने और 5th नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। दोस्तों, इतना बड़ा एरिया है एशिया का, तो मैं ये नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में हम सारा का सारा कवर अप करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सब कुछ डिटेल में मैं बताऊं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे मैप को समझाऊं। इसीलिए हम इतने बड़े एशिया को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एशिया को हम टोटल 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया। तो दोस्तों, सारा का सारा हम एक वीडियो में ना कवर करते हुए हम हर वीडियो में एशिया के 2 हिस्सों को कवर करेंगे। यानी कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नॉर्थ एशिया और ईस्टर्न एशिया को देखेंगे और फिर आने वाली अगली 2 वीडियोस में हम बाकी बचे हुए 4 पोर्शंस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा मैप। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एशिया की बाउंड्रीज। तो एशिया की बाउंड्री आपको पता ही है कि रशिया सबसे ऊपर इसमें है और रशिया जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि रशिया जो है वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। जितना पोर्शन आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो रशिया का वो हिस्सा है जो एशिया का पार्ट है और ये इस तरफ ये जो इतना पोर्शन है ये यूरोप का पार्ट है। यहाँ पर पड़ते हैं यूराल माउंटेन्स और इसी से एक बाउंड्री बनती है रशिया की कि इससे इस तरफ का हिस्सा जो है रशिया का वो यूरोप में है और इस तरफ का हिस्सा जो है वो एशिया में है। एशिया और यूरोप की बाउंड्री आगे को अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पर यूराल रिवर फ्लो करती है और वो भी बाउंड्री फॉर्म करती है एशिया और यूरोप के बीच में। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर कैस्पियन सी से अलग होता है एशिया और यूरोप। फिर इधर का जो एरिया है यहाँ पर कॉकेसस माउंटेन्स पड़ते हैं, उससे बाउंड्री बनती है। फिर ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं ब्लैक सी, ये बाउंड्री बनाता है। फिर यहाँ पर टर्की जो है, टर्की भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका मेजर पोर्शन जो है वो एशिया का पार्ट है और कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप का पार्ट है। फिर आगे यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री बनती है और फिर इधर अब जब आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल और आगे जो ये रेड सी है, इसको रेड सी बोलते हैं, ये एशिया और अफ्रीका में बाउंड्री क्रिएट करता है। फिर आगे ये देखिए इधर हमारा इंडियन ओशन में इंडिया हो गया, फिर इधर मालदीव्स वगैरह, श्रीलंका, देन यहाँ पर बांग्लादेश, फिर यहाँ पर पूरा म्यांमार, इंडोनेशिया वगैरह। और यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसको कहते हैं न्यू गिनी आइलैंड और न्यू गिनी आइलैंड 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। जितना आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है और ये जो इस तरफ का पोर्शन है ये पार्ट है एक कंट्री जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी और फिर इस तरफ फिलीपींस, ताइवान, जापान और फिर ऊपर रशिया। तो कुछ इस तरीके से एशिया की ओवरऑल बाउंड्री है। मैंने आपको क्विकली एक बार समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एशिया बाउंड्री बनाता है और अब हम जानेंगे डिटेल में आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम एशिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न एशिया को और जब हम नॉर्दर्न एशिया की बात करते हैं उसमें आता है रशिया। सिर्फ रशिया ही पूरा नॉर्दर्न एशिया कवर कर लेता है क्योंकि ये है ही इतना बड़ा पोर्शन। वर्ल्ड का करीबन 1/8 ऑफ लैंड मास जो है वो रशिया ने कवर किया हुआ है। पहले तो ये और भी बड़ा था। ईयर 1867 में इन्होंने जो इनके पास अलास्का वाला रीजन था वो यूएसए को बेच दिया था, वरना तो रशिया और भी बड़ा होता। और पता है आपको, सिर्फ $7.2 मिलियन में इन्होंने बेच दिया था उस समय अलास्का को। और आपको ये बात तो मैं बता ही चुका हूं कि जो रशिया है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि ये एशिया का भी पार्ट है और ये यूरोप का भी पार्ट है। जब हम रशिया की कैपिटल की बात करते हैं तो वो है मॉस्को और मॉस्को जो है
वो यूरोप में आता है और यूरोप की लार्जेस्ट सिटी है। दोस्तों अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो रशिया का करीबन 60% एरिया एशिया में आता है और 40% एरिया यूरोप में आता है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 77% के आसपास पॉपुलेशन रशिया की यूरोप में आती है और बाकी की बची हुई पॉपुलेशन एशिया में आती है। इसीलिए आपको कमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि रशिया यूरोप का पार्ट है, एशिया का पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप दोनों का ही पार्ट है। और जब एशिया की लार्जेस्ट कंट्री की बात की जाती है तो वो कौन सी कंट्री होगी? रशिया ही होगी। ठीक है, इसका सिर्फ 60% एरिया एशिया में है, स्टिल यही एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर यूरोप की भी सबसे बड़ी कंट्री की बात करते हैं तो वो भी रशिया ही है। इनका सिर्फ 40% एरिया यूरोप में है, लेकिन स्टिल यही यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा है रशिया, इसी वजह से यहाँ पर टोटल 11 टाइम जोन्स फॉलो किए जाते हैं, 11 टाइम जोन। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है जो है 5:30 GMT। तो इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो होता है, यानी कि पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही तरीके का टाइम चलता है। लेकिन रशिया में टोटल 11 टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रशिया टोटल 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जो 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। दोस्तों रशिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक बाइकाल। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। अगर गहराई की बात करें, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन में पहुंचूंगा। लेकिन कैस्पियन सी, मैं लेक नहीं बोल रहा हूँ, मैं सी बोल रहा हूँ। इसका नाम जो है वो कैस्पियन सी है, लेकिन ये एक्चुअल में एक लेक है, ये एक सी नहीं है। इस बात का फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है। उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लेक है वो कैस्पियन सी है, लेकिन वर्ल्ड की जो डीपेस्ट लेक है वो है लेक बाइकाल। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। जब मैं बड़ी बोल रहा हूं मतलब मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो एरिया वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, जहां पे फ्रेश पानी है, तो उस लेक का नाम है लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका में है। लेकिन अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोला जाए, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर के अगर पानी की बात करें, वॉल्यूम की अगर बात करें, तो वो होगी लेक बाइकाल। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 फैक्ट्स बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है तो आप बोलेंगे कैस्पियन सी। लेकिन कैस्पियन सी जो है ये फ्रेश वाटर की लेक नहीं है, ये सॉल्टी वाटर की लेक है। अब आपसे पूछा जाए कि फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए लेक सुपीरियर, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो वह है लेक बाइकाल। और साथ ही लेक बाइकाल ही वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी है। दोस्तों जो ये इस तरफ का पोर्शन है रशिया का, ये तो जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब हम इसको कवर अप कर लेंगे, तो इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पता हो, यहाँ पर ये जो एरिया पड़ता है ये यूक्रेन का एरिया पड़ता है और यहाँ पर एक इलाका है। इस इलाके की वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में डिस्प्यूट है। आपको अगर पता है तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि इस एरिया का नाम क्या है। दोस्तों आप लोग कमेंट किया करें, अगर आपको आंसर पता है तब तो ठीक ही, आप आंसर लिखें नीचे। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं भी पता होता है तब भी आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपके कोई सजेशन वगैरह हो वीडियो से रिलेटेड, वो भी बताएं। मुझे रिसेंटली ये बात भी पता चली है कि अगर कमेंट्स में एंगेजमेंट होता है, यानी कि कमेंट्स रहेंगे, लाइक्स वगैरह रहेंगे, तो उससे यूट्यूब जो होता है वो प्रेफरेंस देता है वीडियोस को और वो वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। तो मैं आप लोगों से एक फेवर मांगूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं, इसलिए आप लोग एंगेजमेंट दिखाया करें, लाइक्स के थ्रू, शेयर के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू। दोस्तों उसके अलावा अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पर ये मैंने जो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर पड़ता है बियरिंग सी, ये इधर बियरिंग स्ट्रेट पड़ता है, फिर यहाँ पर बियरिंग सी, और इस तरफ तो बियरिंग सी पड़ता है। लेकिन जब इस जगह की बात करते हैं यहाँ पर पड़ता है सी ऑफ ओखोट्स्क, OKHOTSK। और इसी के साथ जो हमारा नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ एशिया है वो कवर कर लिया है हमने। अब हम देखेंगे ईस्टर्न एशिया को। नॉर्दर्न एशिया में तो सिर्फ एक ही कंट्री थी, लेकिन ईस्टर्न एशिया में आपको मल्टीपल कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अब ईस्टर्न एशिया की तरफ। दोस्तों आपको जितना भी येलो कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है हमारा ईस्टर्न एशिया, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंट्री की जिसका नाम है मंगोलिया। दोस्तों क्या आपने गेंगिस खान का नाम सुना है? चंगेज खान, अलग अलग तरीके से नाम लिया जाता है इनका। गेंगिस खान को एक बहुत ही बड़ा लीडर माना जाता है। गेंगिस खान जो था उसने जो मंगोलिया की टेरिटरी थी उसको बहुत बड़ा बना दिया था।
फिर गेंगिस खान की डेथ के बाद जब उसका बेटा आया उसने उस रीजन को और बड़ा बना दिया था। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो मंगोलिया सिर्फ इतना है। मंगोलिया जो है आप देख सकते हैं ये एक तरीके से सैंडविच की तरह है, इस तरफ से चाइना है और इस तरफ से रशिया है। सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और मंगोलिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। जब हम लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि जो लैंड मास है वो किसी सी या फिर ओशन के साथ नहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मंगोलिया तो चारों तरफ से लैंड मास से ही घिरा हुआ है। मंगोलिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इससे अब आपके दिमाग में आएगा कि लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड जो कंट्री है वो भी एशिया में ही है और वो है कजाकिस्तान। अब काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि यार जो कजाकिस्तान है वो तो यहाँ पर कैस्पियन सी से लगा हुआ है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि कैस्पियन सी जो है वो एक लेक है, वो कोई सी या ओशन नहीं है। जब हम लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर हम सी और ओशंस को देखते हैं। दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो मंगोलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 2.07 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर सिर्फ 2.07 लोग रह रहे हैं, यानी कि 2 लोग करीबन 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर रह रहे हैं। तो काफी ज्यादा एरिया है इनके पास, पॉपुलेशन काफी कम है। अगर आप मंगोलिया को देखेंगे तो काफी हरे भरे ग्रासलैंड्स हैं। अगर मैप में मैं बताऊं तो जो ऊपर का एरिया है ये काफी हरा भरा सा है, ग्रीनरी है यहाँ पर, और जो नीचे का एरिया है यहाँ पर ये डेजर्ट वाला एरिया है। और यहाँ पर ही एक डेजर्ट है जो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसको कहते हैं गोबी डेजर्ट। मैं इसको इस तरीके से याद रखता था, मंगोलिया में गो आता है और ऐसे ही इस डेजर्ट के नाम में भी गो आता है। तो इस तरीके से याद रखता था कि मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है। लेकिन मंगोलिया के साथ साथ चाइना में भी इसका एरिया आता है और ये एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। और मंगोलिया के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन मंगोलिया की कैपिटल की तो हमने बात की ही नहीं। मंगोलिया की कैपिटल का नाम है उलान बातार। उलान बातार जो है ये मंगोलिया की सबसे बड़ी सिटी भी है और कंट्री की करीबन 45% पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। दोस्तों अगर आप मंगोलिया के लोगों को देखेंगे तो आज के टाइम पर भी मंगोलिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन नोमैड्स की तरह रहती है। वो अपने छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। ये कल्चर बहुत पहले से चला आ रहा है। जब गेंगिस खान का एरा चलता था तब भी ये लोग ऐसे ही रहते थे और आज भी मंगोलिया में काफी सारे लोग इसी तरीके से नोमैड्स की लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो चाइना है इसका करीबन जो इतना एरिया चाइना की इस टेरिटरी का नाम है इनर मंगोलिया। तो काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इनर मंगोलिया जो है ये मंगोलिया का ही पार्ट होगा। नहीं, ये चाइना का पार्ट है। एक टाइम पे मंगोलिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक टाइम पे तो मंगोलिया होता ही इतना बड़ा था कि रशिया का एरिया भी, चाइना का भी बहुत सारा एरिया मंगोलिया का पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर जो इनर मंगोलिया है वो आपको ध्यान रखना है इतने पोर्शन में है वो, और वो चाइना का पार्ट है। तो मंगोलिया हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री पे और वो है चाइना। देखिए दोस्तों, अगर चाइना के ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इनकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। आपको पता ही है कि चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। एरिया की जब बात करते हैं चाइना 3rd नंबर पर एरिया के टर्म्स में आता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि 3rd नंबर पे तो यूएसए आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन एक्चुअली हिसाब कुछ ऐसा है कि जब लैंडमास के साथ साथ जो वाटर टेरिटरीज वाला एरिया है उसको ऐड कर देंगे तो यूएसए का एरिया ज्यादा आता है चाइना से। लेकिन अगर सिर्फ लैंडमास की बात करते हैं तो चाइना का एरिया ज्यादा है, तो इसीलिए चाइना को 3rd नंबर पे रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और चाइना का तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के का चक्कर है ये। इनफैक्ट इनका तो ये कहना है कि एरिया के टर्म्स में 2nd नंबर पे आना चाहिए, यानी कि कनाडा से भी ज्यादा एरिया इनका है, इनका चाइना का ऐसा मानना है। तो अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो नंबर 1 पे आ गया रशिया आपका, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे हम रखेंगे चाइना को और नंबर 4 पे यूएसए को। 7th पर इंडिया है और आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि 5th और 6th पोजीशन पर कौन सी कंट्री आएगी इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैंने जो वर्ल्ड मैप सीरीज में 3rd वीडियो बनाई थी उस पे मैंने ये टॉपिक कवर किया था, जिसमें मैंने बताई थी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, उन सबको कवर अप किया था। तो जिसने नहीं देखा है उसको देख लें और आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चाइना में एक रिवर है जो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, जिसका नाम है यांगत्से रिवर। ये वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर और एशिया की लार्जेस्ट रिवर है ये। और चाइना की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि भाई चाइना में एक बहुत फेमस जगह है जिसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये वर्ल्ड का एक वंडर है जो 7 वंडर्स की कैटेगरी में है, जिस तरीके से हमारे पास ताज महल है। अब बात कर लेते हैं 2 ऐसी टेरिटरीज की जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हम कह सकते हैं। एक है हांगकांग और एक है मकाऊ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 छोटे डॉट जो है, यहाँ पर ये हांगकांग है और ये रहा आपका मकाऊ।
हांगकांग पहले ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करती थी। इसी तरीके से मकाओ जो है वो पोर्चुगीज की एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो ब्रिटेन ने ईयर 1997 में कहा कि हम अब हांगकांग को छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप लोग अगले 50 साल तक हांगकांग को फ्री रखेंगे। तो यानी कि 2047 तक हांगकांग इंडिपेंडेंट काम करेगा। हांगकांग अपना सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ खुद से हैंडल करेगा और चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये डिसाइड हुआ। और इसी तरीके से मकाओ को भी ईयर 1999 में पोर्चुगीज ने कुछ सेम कंडीशन के साथ छोड़ दिया और कहा कि 50 साल तक आप मकाओ को भी इंडिपेंडेंट रखेंगे। लेकिन आज की कंडीशन कुछ ऐसी है, आपने प्रोटेस्ट वगैरह देखे होंगे कैसे हांगकांग में हो रहे हैं, क्योंकि 2047 की बात हुई थी और अभी से चाइना इन पर अपना अधिकार दिखाने लगा है, वहां पर अपनी पावर को दिखाने लगा है। और एक्चुअली देखा जाए तो हांगकांग के जो लोग हैं वो चाइना का पार्ट होना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक सेपरेट नेशन की ही तरह रहें। मैंने हांगकांग पर एक वीडियो भी बना रखी है, काफी मेहनत की थी मैंने उस वीडियो में और आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको पूरा हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा क्या रही है हांगकांग की पूरी हिस्ट्री। तो ऊपर आपको आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो हांगकांग और मकाओ जो हैं एक्चुअल में एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि चाइना कहता है ये हमारी टेरिटरीज हैं और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट तो ये चाइना का पार्ट बनेंगी 2047 और 2049 में। लेकिन अभी से चाइना इनको अपना पूरे तरीके से पार्ट मानता है और लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। और मकाओ की जब हम बात करते हैं तो मकाओ वर्ल्ड की गैम्बलिंग कैपिटल भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर गैम्बलिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद एक कंट्री आती है जिसका नाम है ताइवान। देखिए दोस्तों, ताइवान जो है अगर इसके ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। काफी लोग शॉक हो गए होंगे कि इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों है। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था, पहले करीबन 1900 के आसपास यहाँ पर चाइना में मोनार्की हुआ करती थी, राजा का शासन हुआ करता था और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज थी दो, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो इन दोनों पार्टियों ने ये जो मोनार्की का रूल था इसको खत्म किया और उसके बाद जब मोनार्की खत्म होगी उसके बाद इनके बीच में पावर स्ट्रगल चलने लगा और ये पावर स्ट्रगल चलता रहा। पहले जो नेशनलिस्ट पार्टी थी इसका दबदबा रहा काफी टाइम तक, लेकिन उसके बाद जापान अटैक करता है चाइना पर और बहुत बुरा हाल कर देता है चाइना का, जिससे जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत हिल जाती है और उससे कम्युनिस्ट पार्टी को थोड़ा एडवांटेज मिलता है। और आपने नाम सुना होगा माओ जेडोंग का, वो बहुत उभर के आते हैं और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर होता है और जापान हार जाता है और चाइना के पास अपनी टेरिटरी आ जाती है तो उस समय ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका दबदबा हो जाता है, माओ जेडोंग की पार्टी का दबदबा हो जाता है और इन्होंने जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उनके लोगों को खदेड़ दिया था और उनको इस तरीके से खदेड़ा कि वो लोग मेनलैंड चाइना से बाहर ही चले गए और ये ताइवान वाले रीजन में चले गए और वो वहां पे अपनी पार्टी को चलाने लगे। तो इसीलिए आज के टाइम पर भी जो ये ताइवान है इसका कहना है कि जो मेनलैंड चाइना है वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि उसको हमने चलाया था 1911 से। और वहीं जो ये मेनलैंड चाइना है जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ये कहते हैं कि ताइवान जो है वो भी हमारा हिस्सा है। तो एक दूसरे को ये बोलते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन दोनों ही सेपरेट कंट्री हैं, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है ताइपे। तो मंगोलिया के बाद हमने चाइना भी कवर कर लिया, अब हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। दोस्तों एक टाइम पर ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ये अलग अलग नहीं हुआ करते थे, ये एक ही टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये दो अलग अलग कंट्रीज बन गई। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले या वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक हम गए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला जो ये एरिया है ये जापान की कॉलोनी हुआ करती थी, जापान का कब्जा था यहाँ पर। फिर उसके बाद जब जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हार गया तो उस समय वर्ल्ड की जो दो बड़ी पावर थी, एक थी यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। तो यूएसएसआर ने मेजरली यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, ये जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पर, और जो साउथ वाला एरिया है वहां पर यूएसए ने कब्जा किया हुआ था। और दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि भाई दोनों को हमें इनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट तो छोड़ा इनको, लेकिन यूएसएसआर क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करती थी तो इन्होंने यहाँ पर अपना कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस दे दिया। यहाँ पर एक राजा को गद्दी दे दी गई, जो आज आप देखते हैं सन की तानाशाह वगैरह जो हमारे न्यूज चैनल्स बड़ी बड़ी हेडलाइंस देते हैं, तो वो वाला रूल यहाँ पे यूएसएसआर लेके आ गया ताकि इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहे। और यूएसए ने, क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, तो इन्होंने यहाँ पर कैपिटलिस्ट वाला इन्फ्लुएंस दिया और यहाँ पर एक लीडर को बैठा दिया। और जब इनको अलग किया गया 1950s में, इनको अलग किया गया, यहाँ पर एक जो बाउंड्री बनाई गई, इसको कहा जाता है 38 पैरेलल बोलते हैं इसको। 38 पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इसके आसपास से ही जो 38 डिग्री लैटिट्यूड है वो पास होता है, इसलिए इसको 38 पैरेलल भी कहा जाता है। तो
आज की हालात देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि एक टाइम पर ये दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही टेरिटरी हुआ करती थी। आज के टाइम पे देखें तो साउथ कोरिया इतना बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है और नॉर्थ कोरिया वहां पर तो यही तानाशाही वगैरह चल रही है और बहुत स्ट्रगल है वहां पे लोगों के और बहुत पिछड़ा हुआ है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं कि जो रशिया है वो बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ। यहाँ पर एक ब्रिज है, फ्रेंडशिप ब्रिज भी बना हुआ है इनके बीच में यहाँ पर, तो ये बाउंड्री शेयर करता है। इतना बड़ा है रशिया कि ये यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और यहाँ पर जो चाइना और नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री है वो एक रिवर से बनती है। यहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और इस रिवर का नाम है यालू रिवर, या इसको एमनॉक यालू रिवर भी कहा जाता है। तो अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रशिया और दूसरा चाइना के साथ। और साउथ कोरिया की बात करें तो वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इनके बीच में जो बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में उसको कहा जाता है 38 पैरेलल। अगर इनकी कैपिटल्स की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम है प्योंगयांग, और वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उसकी कैपिटल है सियोल। तो हमने कवर कर लिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्री, दैट इज जापान। तो ये रहा जापान, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूरज ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और सबसे पहले यहीं पर अपनी रोशनी छोड़ता है, इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को। दोस्तों जो जापान है वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे आसपास भी, ये सब ठीक है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो करीबन 6850 आइलैंड से मिलकर बनता है जापान। लेकिन अगर मेजर आइलैंड्स की बात करें तो वो हैं सिर्फ 4, और ये 4 आइलैंड करीबन 97% लैंड मास कवर करते हैं जापान का। पहला जो आइलैंड है इसका नाम है होकाइडो। ये जो दूसरा आइलैंड है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, इसका नाम है होन्शु। ये तीसरा आइलैंड जो छोटा आइलैंड है इसका नाम है शिकोकू, और ये जो चौथा आइलैंड है इसका नाम है क्यूशु। होन्शु आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, और इसमें ही जो जापान की कैपिटल है टोक्यो यहीं पर है। और एक और सिटी है क्योटो। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योटो और टोक्यो में। तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और एक दूसरी सिटी भी है यहाँ पर क्योटो। क्योटो भी होन्शु आइलैंड में ही है। उसके अलावा एक माउंटेन है टोक्यो से दिखाई देता है, टोक्यो के पास में ही है, जिसको कहते हैं माउंट फूजी। ये एक वॉल्केनो है और जापान का हाईएस्ट माउंटेन भी है ये, और इसको एक एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। करीबन 300 साल पहले ये लास्ट टाइम एक्सप्लोड हुआ था, तो इसको एक एक्टिव वॉल्केनो ही माना जाता है अभी भी। उसके अलावा दोस्तों आपको 2 डेस्टिनेशंस के बारे में तो पता ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब डाला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो जो हिरोशिमा है वो भी ये जो होन्शु आइलैंड है यहीं पर पड़ता है। उसके अलावा जो नागासाकी है वो यहाँ पर क्यूशु आइलैंड में पड़ता है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे बताना है कि चाइना की करेंसी का नाम क्या है, साथ ही जापान की करेंसी का क्या नाम है। आप लोगों को हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि दोनों ही करेंसी का जो नाम है वो वाई से स्टार्ट होता है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं। और जापान से रिलेटेड एक और बात वो ये है कि ये जो होकाइडो आइलैंड है, इसके थोड़ा आगे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है क्यूरिल आइलैंड। और ये आइलैंड एक डिस्प्यूटेड आइलैंड इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ पर रशिया और जापान दोनों इस पर अपना अपना कब्जा बताते हैं। तो क्यूरिल आइलैंड आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सी की बात कर लें तो यहाँ पर ये जापान है, और जापान के यहाँ पर एक सी पड़ता है जिसको सी ऑफ जापान कहा जाता है, सी ऑफ जापान। लेकिन जो कोरियन हैं और जो चाइनीज हैं वो इसको सी ऑफ जापान नहीं कहते हैं, वो इसको कहते हैं ईस्ट सी। वो इसको जापान का नाम नहीं देना चाहते हैं। उसके अलावा इस तरफ यहाँ पर ये जो सी है इसको कहा जाता है येलो सी। तो कोरिया के इस तरफ जापान और कोरिया के बीच में जो है उसको सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी कहा जाता है, और इस तरफ जो चाइना और कोरिया के बीच में उसको कहा जाता है येलो सी। और अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो वहां पर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी ये सब पड़ते हैं, तो उनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे जब हम साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे। और दोस्तों उसके अलावा अगर हम ओशन की बात करें तो इस तरफ हमारा पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जो है उसको एक ट्रायंगल शेप का ओशन बोला जाता है, तो इस तरफ हमारा पैसिफिक ओशन पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सी हैं, हमने यहाँ पे सी ऑफ ऑकस्टक पढ़ा, यहाँ पर बियरिंग सी पढ़ा, ये सब कनेक्ट किससे करेंगे, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ओवर, जिसमें हमने देखा एशिया का नॉर्दर्न पोर्शन और ईस्टर्न पोर्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे एशिया का साउथ ईस्टर्न पोर्शन और सदर्न पोर्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत।